सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। क्या बोला था? 4 घंटे में इन्वर्टर फुस, फिर होगी करोड़ों की चोरी। यार मुझे क्या पता वो क्या होगा। ओकाया का इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो दे पूरे 6.25 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी इमरजेंसी की, यानी आपातकाल की, जिसे 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन 25 जून 1975 को पूरे देश पर लाद दिया गया था। 21 महीने देश पर आपातकाल लागू रहा और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इंक्लूडिंग उनके जिन्होंने इसे इंपोज किया, कांग्रेस पार्टी ने, उनको भी कोई संदेह नहीं है कि ये लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले चैप्टर्स जो हैं, ब्लैक चैप्टर्स, उनमें से एक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और हुआ क्या क्या, 1 लाख लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया बगैर ट्रायल के, जबरन नसबंदियां कराई गई, सारे विरोधी नेता बाकायदा जेल में ठूंस दिए गए और अलावा इसके प्रेस पर यानी मीडिया पर यानी मेरी जबान पर, मेरे जैसे पत्रकारों की जबान पर सेंसरशिप लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। और बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस से लेकर अमर उजाला तक जितने अखबार तब छपते थे, एडिटोरियल ब्लैंक जाता था, क्योंकि उस वक्त के आईएनबी मिनिस्टर जो थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला, वो ये चाहते थे कि प्रेस हमारा ये कंट्रोल स्वीकार कर ले। प्रेस ने बाउंस बैक किया, अखबारों के पन्ने खाली छाप दिए। ये सब कुछ हुआ और इससे, ये तो मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता रही हूं, इससे कहीं ज्यादा चीजें इमरजेंसी में अब से 50 साल पहले हुई। अब दरअसल यह खैर अलग बात है कि 1977 में जिस वक्त चुनाव हुए, इमरजेंसी के बाद पहले चुनाव तो खदेड़ दिया लोगों ने कांग्रेस को। मात्र 154 सीटें जीती कांग्रेस ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 154 या 152 सीटें जीतकर आई कांग्रेस पार्टी, सत्ता से बेदखल कर दिया गया। लेकिन 2.5 साल बाद ये जो सरकार चली मोरारजी देसाई की 1977 से 1980 तक, इसने इतनी अराजकता फैल गई इसमें कि 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी जीतकर आई और 42% वोट शेयर के साथ 353 सीटें जीतकर इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौट गई। खैर ये बिल्कुल अलग मसला है, इससे ये इमरजेंसी की ज्यादतियां बिल्कुल कम नहीं होती और आज इस बात को हो गए हैं पूरे 50 साल। सारी स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ इमरजेंसी में, क्या क्या दरअसल किया गया। अब ऐसे में बीजेपी आज मना रही है संविधान हत्या दिवस और बीजेपी का इख्तियार भी है, मुख्य पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 50 साल पहले जो ज्यादतियां हुई वो उनको रिकॉल कराया जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री, मस्ट कीप अलाइव इमरजेंसी मेमोरीज, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, कि इस देश के युवाओं के जहन में जिंदा रखा जाएगा इमरजेंसी की याद को, कि कैसे डेमोक्रेसी को चैलेंज किया गया था, कुचला गया था, हत्या कर दी गई थी डेमोक्रेसी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दनादन 5 ट्वीट किए। अक्सर ऐसा होता नहीं, एक बार तब किए थे जब अंबेडकर को लेकर देश के गृह मंत्री ने संसद में बयान दे दिया था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का जप लें तो भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। तब एक के बाद एक 5-6 ट्वीट किए थे और ये दूसरा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, ऑन दिस डे द वैल्यूज enshrined in the Indian Constitution were set aside। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दिया गया, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस की फ्रीडम को कुचल दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स, स्टूडेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को जेल में ठूंस दिया गया। It was as if the Congress government in power at that time placed democracy under arrest। लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया। और एक और बात उन्होंने कही कि वी ऑल्सो रिटरेट, हम दोहराते हैं, और कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग द प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो हमारी आस्था है और हम उसको ताकत देने के अपने निश्चय को, कमिटमेंट को दोहराते हैं। कलेक्टिव हमारा ये स्ट्रगल रहा। और ये भी उन्होंने कह दिया कि भाई बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा चुनाव करवाने में, और चुनाव जब हो गए तो कांग्रेस बाहर ठेल दी गई सत्ता से। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कैसे बच्चे बच्चे
ने संघर्ष किया डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने को लेकर 50 साल पहले। और भी बहुत सारे बयान हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आपातकाल थोप दिया गया, देश के संविधान की हत्या कर दी गई, और 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ है, वही तानाशाही वाली कांग्रेस है। निर्मला सीतारमण कह रही हैं, कांग्रेस के जो लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 50 साल बाद भी भारत उस अत्याचार को याद करता है। किरण रिजिजू कह रहे हैं, जब 25 साल का हो रहा था संविधान, तब उस संविधान को नोच लिया गया। एब्सोल्यूट ट्रूथ दे आर स्पीकिंग, देयर इज नो इफ एंड बट। अब लेकिन इन सारी चीजों में जो एक शब्द सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है वो है संविधान, और वो है लोकतंत्र। तो फिर कुछ चीजें रिकॉल करनी भी जरूरी हो जाती है क्या? भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे में बीजेपी के कई नेताओं ने खुले तौर पर यह हुंकार भरी कि 400 पार अगर आ गए, अगर पहुंच गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। अनंत हेगड़े ने कहा, उस समय सांसद हुआ करते थे, कि 400 प्लस सीटों का लक्ष्य इसलिए संविधान बदला जा सके। लल्लू सिंह अयोध्या से प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा सरकार 272 में भी बन जाती है लेकिन संविधान बदलने के लिए 2/3 सीटें चाहिए। यानी, और बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ। भाई संविधान कैसे बदल दिया जाएगा, ये क्या मंशा में शामिल था क्या? ये अलग विषय है कि 240 पर बीजेपी आकर टिक गई। और एक और बात, हालांकि बातें बहुत सारी आज कांग्रेस कह रही है, भाई इमरजेंसी को तो जस्टिफाई कर नहीं सकते, तो वो जो प्याज के छिलके उतारने की कवायद में कांग्रेस कह रही है कि अपने सारे पाप भूल जाती है बीजेपी और 50 साल पुराने जख्म को कुरेदती है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी शामिल हो जाती है कि भाई उस वक्त तो घोषित आपातकाल था, आज की तारीख में जहां बीजेपी सरकार बनाती है चुनाव जीतकर, वहां तो अलग विषय है, जहां चुनाव नहीं जीतती वहां भी सरकार बनाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था 31 मई 1996 को कि जो पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके सत्ता मिलती है, ऐसी सत्ता को तो मैं चिमटे से भी ना छूं। लेकिन पिछले 11 साल में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कितने ऐसे राज्य इंक्लूडिंग गोवा छोड़ दीजिए, जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीती लेकिन तोड़फोड़ से, धनबल से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी गई, कैसे टूटी ये अलग विषय है बिल्कुल। लेकिन अजीत पवार वित्त मंत्री बनाए गए नई सरकार में, बीजेपी की सरकार में, वो एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी, नेचुरल करप्ट पार्टी थी, और कई मुद्दों पर तो सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा फटकार लगी। उत्तराखंड में हरीश रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 7 विधायकों ने बगावत कर दी, स्पीकर ने कहा ये अयोग्य हो गए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में वो जो विधायक बागी थे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, हरीश रावत अपना फ्लोर टेस्ट जीत गए, यानी कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और यही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भी कहा था कि भाई भगत सिंह कोश्यारी बहुत प्रोएक्टिव दिख रहे थे राज्यपाल के तौर पर, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अरुणाचल प्रदेश में। और फिर इससे इतर यह भी देश के इतिहास में, अगर इमरजेंसी पहली बार लगी थी तो यह भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि मात्र 2 दिन में 141 विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर आउट कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। और क्या कह रहे थे ये सारे सांसद कि संसद में सुरक्षा में चूक हुई, वो युवक जो चढ़कर फांदकर संसद के भीतर दाखिल हो गए और कोई स्प्रे उड़ा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री आकर या गृह मंत्री आकर बयान दे दे। 141 सांसद इतिहास में पहली बार इस देश की संसद से बाहर आकर दिए गए, आउट कर दिए गए, कभी नहीं हुआ ऐसा इतिहास में। और उनकी गैर मौजूदगी में विधेयक महत्वपूर्ण जो थे वो पारित करा लिए गए। और फिर संवैधानिक संस्थाएं भी आती हैं। भाई इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसा, बहुत गलत किया, बाद में माफी भी मांगी राहुल गांधी ने। लेकिन यहां ईडी सीबीआई भी विपक्ष के ही नेताओं की आवभगत ज्यादा करती है। तो चर्चा आज इसी पर करूंगी, और इसमें एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि इस देश के आरटीआई एक्ट को भी बदल दिया गया, वो भी इन्हीं 11 साल में हुआ। पहले
आरटीआई के तहत सूचना का अधिकार इस देश के आम नागरिक का अधिकार है। आरटीआई एक्ट है बाकायदा इस देश में कि अगर जनहित की कोई जानकारी है तो किसी के भी बाबत पर्सनल कोई भी जानकारी हो आप डिनाई नहीं कर सकते। बाकायदा कानून बना दिया गया कि जनहित की भी अगर देश हित की भी कोई जानकारी होगी लेकिन किसी की व्यक्तिगत जानकारी है तो उसे साझा नहीं किया जाएगा। अब भाई मैंने करप्शन किया तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी हुई ना वो, लेकिन देश हित में है तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी देश हित में भी अगर होगी तो उसे साझा नहीं किया जाएगा। ऐसे में मेरे जैसे अगर भ्रष्टाचारी हैं तो वो छूट जाएंगे। चर्चा मैं इसी पर करूंगी और 50 साल बाद भी भाई कांग्रेस भी ये करती है कि 14 पत्रकारों की 15 पत्रकारों की लिस्ट बनाकर पकड़ा देती है, कंप्लीट बॉयकॉट। तो संविधान की हत्या ये सत्ता का चरित्र दरअसल है क्या, इसी पर चर्चा करूंगी मैं 3 बयानों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कि आप कल्पना कीजिए वो क्षण की जिस क्षण में कल तक तो आप भारत के नागरिक थे, दूसरे दिन सुबह ही आप एक तानाशाह के गुलाम बनकर रह जाते हैं। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया जिसके लिए हम भी इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। 50 साल बाद भी आपातकाल, भूल गए 11 साल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि संविधान पर खतरा तब या अब, ये तय होगा कब। और मेरे साथ दरअसल आज ऐतिहासिक मौका है रिकॉल करने का भी और अपने आप को दुरुस्त करने का भी। मेरे साथ तुहिन सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मनोज सिंह काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और एके वाजपेयी मेरे साथ हैं जो एलजेपी-आर के मुख्य प्रवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एके वाजपेयी ने मुझे बताया कि ही हिमसेल्फ विटनेस्ड इमरजेंसी। उनको इमरजेंसी की यादें अभी तक याद हैं। और मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस समय हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकारों में उनका नाम शुमार होता है। विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, फॉर्मर पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। और सतीश के सिंह, एक और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि भाई पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा, वो तो गई बीती बात हो गई, 50 साल हो गए। ये बात सही है, 50 साल हो गए, लेकिन सच थोड़ा ही बदल जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सच ही रहेगा कि मात्र 2 लोगों ने, सिद्धार्थ शंकर रे ने और इंदिरा गांधी ने मिलकर संसद भंग कर दी, कैबिनेट की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं छोड़ी। मात्र 2 लोगों ने तय कर लिया इमरजेंसी कल इंपोज हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी वो भी पूरे देश को पता है, और इमरजेंसी के क्या क्या प्रभाव थे वो भी पूरे देश को पता है। लेकिन आज 11 साल में जो देश बेहाल हुआ है और उसके ऊपर से जो राजनीतिक नौटंकी हो रही है, तो मैं समझता हूं बिल्कुल सही सवाल खड़गे जी ने उठाया है। जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई हों, तिरंगे को जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हों, वो लोग आज बड़े चिंतित हो रहे हैं। क्या उस दिन के, जिस दिन पर इमरजेंसी लगी, उस दिन के मीडिया के अखबारों की फ्रंट पेज की हेडलाइंस और रामलीला मैदान के भाषण को सब लोग भूल गए? क्या जमाखोरी को सब लोग भूल गए? हाँ, उसमें कुछ गलतियां रही प्रशासन के द्वारा या राजनीतिक जो भी रही हो, उसके लिए इंदिरा जी ने स्वयं माफी मांगी। जिस तरह से उन्होंने अपने स्वयं भाषण में कहा कि जो भी गलतियां रही है मैं नैतिक जिम्मेदारी लेती हूं, और जनता ने फिर स्वीकार किया और 1980 में वापस सरकार में आए। नहीं, लेकिन राजनीति तो भाई आलोक शर्मा, इस देश के इतिहास में पहली बार 352 इंपोज हुआ, संसद भंग हो गई,
और जिस तरीके से संसद भंग हुई है देश के इतिहास में पहली बार हुआ, 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, वो तो राजनीतिज्ञ हैं, बाकायदा सत्ता में शामिल हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, राजनीति क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है राजनीति करनी चाहिए और बिल्कुल करनी चाहिए। बताना चाहिए कि नोटबंदी में कौन से कैबिनेट का फैसला था। पाकिस्तान के साथ सीज फायर में डीजीएमओ के पीछे छिपके पूरी सरकार खड़ी हो गई, उसमें बताइए कौन कौन से जो लोग जिम्मेदार हैं। बताइए पीएम केयर फंड का पैसा कहां से है। हम दो हमारे दो की सरकार चलाते हैं, एमएलए को खरीदते फरोखते हैं और गवर्नर की जो हैसियत है, उनके पद की गरिमा को चकनाचूर कर देते हैं। वो लोग भी सवाल पूछते हैं। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, इलेक्शन कमीशन खुली चोरी कर रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों की सेवा हो रही है, जांच एजेंसियां मुट्ठी में है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, काला धन जिसके ऊपर इस सरकार आई थी उस विदेशों में 3 गुना हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे तो इनको जरूर चपट पड़ी थी कि काला धन कहां से है। लाख से ज्यादा मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। लाख से ज्यादा लोग बगैर ट्रायल के जेल में ठूंसे नहीं गए, 8 साल से 15 साल के बच्चे तक भी। भाई बगैर ट्रायल के लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में तो नहीं ठूंसा गया ना आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने नमक से खाने पर अगर कोई खबर दिखा दी तो वो कई कई महीने जेल में सड़ते रहे। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि इमरजेंसी के लिए सपोर्ट आरएसएस ने किया था? क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस ने कहा था कि इमरजेंसी अच्छी चीज है? बाला साहब देवरस ने अपने चिट्ठी में 22 अगस्त 1975 में क्या नहीं लिखा था? नहीं, ये भाई जनसंघ अगर आरएसएस को, माफ कीजिए, आरएसएस को बीजेपी से जोड़कर चलेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे सारे नेता जेल में थे। राजनाथ सिंह की माताजी का देहांत हो गया, उन्हें पैरोल नहीं मिली, जेल में सड़ते रहे। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पर कोई प्रशासनिक चूक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज केवल ये बता दीजिए ना कि किस तरह से आज सरकारें चल रही। एक देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, और इस हिंदुस्तान का मीडिया 50 पत्रकार मिलकर एक चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उस समय की सबको चिंता है 50 साल पहले क्या हुआ था। भाई वर्तमान में काले धन से बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय खड़े हो गए, उनकी चिंता नहीं है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो अघोषित आपातकाल से भी बुरा हाल है कि वो पूरा धुलकर व्हाइट वॉश होकर बाहर पूरी तरह से आ जाता है। सब कुछ ताक पे लगाकर पूरी विदेश नीति, अर्थनीति, सामाजिक नीति का भट्टा बैठा दिया। अच्छा, ये आरटीआई कानून हम लेकर आए, उसको खत्म कर दिया। सारे जो पॉइंट जनरेट किए जाते हैं ये इसलिए कि इमरजेंसी के बाद एक और बड़ा चैप्टर खड़ा कर दो, एक और बड़ी लकीर खींच दो। भाई हमने घोषित इमरजेंसी की, इन्होंने आपातकाल अघोषित लगा रखा है, ये जस्टिफाई करने के लिए इमरजेंसी को। देखिए, मैं समझता हूं कि नहीं, देखिए ये गरिमा जी इस तमाम रोज के विषय हैं। हम तो कह रहे हैं सरेंडर मोदी हम शर्मिंदा हैं, सरेंडर मोदी हम शर्मिंदा हैं, पहलगांव के कातिल अभी भी जिंदा हैं। जो सरकार बेशर्मी के साथ 4 ऐसे स्क्रैच वहां पर लाकर जारी कर देती है जो झूठे हैं, मतलब इससे निकम्मी सरकार हो सकती है क्या? ये देशद्रोह का काम किसने किया, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान के मीडिया में एक डिबेट नहीं हुई, इतनी बड़ी खबर छपी इंडियन एक्सप्रेस में कि 4 आतंकवादियों के नकली स्केच छाप के और उन्होंने पूरी तरह से पूरे देश को बरगला दिया। इससे ज्यादा इमरजेंसी हो सकती है क्या? संविधान से देश और सरकार तो चल रही है, संसद भंग नहीं हुई, 352 इम्पोज नहीं हुआ, नहीं, मुझे बताइए, 150 कैबिनेट को दरकिनार नहीं किया गया, सरकार और संसद संविधान से चल रही है। आलोक शर्मा, कहां संविधान, कहां मंत्री अपने पीएस नहीं रख पाते, कैबिनेट मिनिस्टर। हमारे दो की सरकार चल रही है, मोदी जी आते हैं 8 बजे, उनका विश्व गुरु का अवतरण होता है और वो कहते हैं साहब अब बस आज से ये जो नोट हैं आपके घरों में रखे हैं ये कूड़ा करकट हो गए हैं। ये कैबिनेट का फैसला था। वो 3 कृषि कानून काले जो आए थे उन पर कौन सी संसद में चर्चा हुई थी जिसमें 700 किसान शहीद हो गए हमारे? फिर उनको मोदी जी, क्योंकि वोट लेने थे, चुनाव थे, तो इसलिए वो कानून भी वापस ले लिए, तीनों काले कानून जो थे। 150 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया क्योंकि आपको ऐसे कानून पास करने थे जिन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह थे। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में सरेआम चोरी करता है और उसके बाद क्या कहता है
कि अब कोई भी जो है सरकार कहती है कि अब कोई भी जो है वीडियो फुटेज और इस तरह की चीजें नहीं दी जाएंगी। ये इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। अच्छा, आप वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं हैं। हालत यह है कि आप ये बताने को तैयार नहीं हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या हुआ था, एक वो अनिल मसीह थे बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप गिल्टी हैं, आप दोषी हैं, और उसके बावजूद वो व्यक्ति अपने पद पर बैठा हुआ है। गरिमा जी, नहीं, ये देखा है मैंने, अभी दिखाया था कुछ दिन पहले, लेकिन देखा तो ये भी है कि 14-15 एंकर्स की, 14-15 पत्रकारों की फेहरिस्त जारी कर देती है कांग्रेस, बॉयकॉट कर देती है। देखिए, दिक्कत यह है कि पत्रकार जब पत्रकारिता का काम नहीं करेंगे और चाटुकारिता करेंगे और भाट और चारणों से भी आगे निकल जाएंगे, तो हमने हाथ जोड़ा, कहा कि भाई आप ये हिंदू मुसलमान फैलाते हैं, इससे हमें बकशिए कम से कम। मतलब ये भी सेंसरशिप ही लगा दी ना आपने पत्रकारों मना किया, हमने उनके ऊपर बैन नहीं किया। आपके हिसाब से सवाल पूछे? नहीं, ऐसा नहीं। पत्रकार का काम, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम 11 साल बाद भी विपक्ष से हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से सवाल होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है गेस्ट कोऑर्डिनेटर को यह कहते हुए कि गेस्ट मुसलमान होना चाहिए और दाढ़ी वाला होना चाहिए और टोपी वाला होना चाहिए, तभी हिंदू मुसलमान होगा इस डिबेट में। जब पत्रकारिता इस लेवल पर सड़ने लगे तो स्वाभाविक है कि हमें सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। तो फिर बीजेपी को भी अधिकार ना, एक सेकंड आलोक शर्मा, तो बीजेपी को यह अधिकार क्यों ना हो जिस वक्त एडिटोरियल खाली छोड़ दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल खाली छोड़ दिया, अमर उजाला ने एडिटोरियल खाली छोड़ दिया, सारे अखबार जिस वक्त अखबारों के एडिटोरियल खाली छोड़ रहे थे, तो बीजेपी सवाल क्यों ना पूछे भाई? देखिए, कहिए आप लोकतंत्र का काला अध्याय था इमरजेंसी, दैट वाज अ बिग स्पॉट, बिग ब्लैक स्पॉट। गरिमा जी, मैं 2013, 11-12 से मैं टीवी डिबेट्स में बैठता हूं। हमसे 2G पर क्या, कोलगेट पर क्या, निर्भया पर हमसे तीखे से तीखे सवाल पूछे गए। आज किसी की हिम्मत है कि जो मोदी जी से सवाल पूछ ले? ऐसे ऐसे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स, ऐसे ऐसे गेस्ट बैठाए जाते हैं जो केवल विपक्ष से सवाल पूछते हैं। 8-10 चेहरे हैं, वही विदेश नीति बताएंगे, वही राजनीतिक विश्लेषक होंगे, वो चेहरे सबको पता है कौन है वो मोदी नामा पढ़ने वाले लोग। तो मेरे प्रोग्राम को या तो पूरी तरह से मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जी, मेरे प्रोग्राम को बधाई देता हूं। आप तीखे से तीखे सवाल पूछती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए, किसने हल्ला बोल किया, किसने दंगल किया कि 4 स्केच झूठे दिखाकर आपने पहलगांव के जो है आतंकवादियों को बचाने का काम किया? तो सबसे बड़ा सवाल तो पूछा जाता है, बुलंद नहीं होगा? आप क्या सारे एक ही ब्रश से सारे लोगों को पेंट कर देंगे आलोक शर्मा? बिल्कुल मानता हूं गरिमा जी, आप जैसे कुछ एंकर्स हैं, इसलिए हम भी हिम्मत के साथ टीवी पर कोई बात बोलते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोदी जी, चारों आतंकवादी कहीं किसी बीजेपी के लीडर के घर से तो नहीं निकलेंगे? मैं पूछना चाहता हूं एक भारतीय नागरिक के नाते, कारण क्या है कि लोग हमसे पूछते हैं सुबह पार्क में, मोदी जी जवाब दीजिए, वो 4 आतंकवादी कहां चले गए? काला अध्याय, काला ये, अरे काला धन भी तो आना था भाई, वो काला धन कहां चला गया? इस पर तो इनसे ना बैठे आलोक जी, 3 गुना काला धन बढ़ गया। किसी ने हल्ला बोल किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। एक सेकेंड, ये अनियन पीलिंग करने के बजाय बाकायदा दम ठोक कर कह दीजिए, इट वॉज अ ब्लैक स्पॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज अनजस्टिफाइड। देखिए, मैं इसमें 2 व्यू हैं। जिस तरह के हालात पैदा किए गए, जिस तरह से रामलीला मैदान से कहा गया कि पुलिस की बात मत मानिए, और जिस तरह से कहा गया कि सेना जो है वो सरकार से विद्रोह कर दे, और मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान जो रहे, बीजेपी के प्रधानमंत्री बाद में उनको निशाने पाकिस्तान मिला, उन्होंने कहा कि हम संसद को भी घेरेंगे और इंदिरा गांधी जी के घर को भी घेरेंगे और उनको ना निकलने देंगे ना किसी से मिलने देंगे। मैं इस पे 2 व्यू रखता हूं। एक मेरा पर्सनल व्यू है, उस तरह के हालात जो हुए, इंदिरा गांधी जी ने सही कदम लिया बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की कुछ चीजें गलत हुई उसमें, उसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते भी, और वैसे भी मेरे बड़े लीडर्स ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सबने कहा कि जो चीजें कुछ गलत हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। और ये कह दिया गया कि पत्रकार वही छापेंगे, अखबार में वही छपेगा जो सरकार चाहेगी, इस तरह की चीजें। अब आलोक शर्मा, ये एक बड़ी बात आलोक शर्मा ने आज सबसे बड़ा सवाल में कह दी, इमरजेंसी वाज अ राइट डिसीजन। आगे उन्होंने कहा जो बालिकें कुछ और चीजें हुई वो नाजायज, जिस तरह के हालात थे। नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह के हालात थे, अरे भाई, रॉ संविधान में प्रावधान था, रॉ आपकी थी, RNAW आपका था, आपके पास इंटेलिजेंस सोर्सेस थे, आपके पास सेना थी, आपके पास सत्ता थी,
उसको डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करते हैं। इसमें से कोई भी 352 थोड़ी इम्पोज कर देंगे भाई, अब नरेंद्र मोदी 352 इम्पोज कर देंगे। गरिमा जी बहुत अच्छी बात कही। 71 की लड़ाई लड़ी, देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, रुपए की कीमत लगातार गिर रही थी, पेट्रोलियम के प्राइसेस 3 से 4 गुना बढ़ गए थे, और ये लोग यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो संसद भंग कर दी। जब हारती है देश की सबसे बड़ी, तब वो दूसरा चेहरा लेकर आ जाती है। ठीक है आलोक, कभी जेपी को ले आती है, कभी वो अन्ना हजारे जो आरएसएस का पिट्ठू था उसको ले आते हैं और सरकार को डिस्टेबलाइज करते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि जो चीज हुई जनता का आ गया आलोक शर्मा, लेकिन तुहिन सिन्हा एक सेकेंड, संविधान की ही बात है ना, सबसे पवित्र किताब इस देश की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात है। तो बताइए, ये जो जितने चेहरे थे जो हुंकार भरते घूम रहे थे संविधान बदल देंगे, 272 नहीं 400 पार चाहिए, क्योंकि संविधान बदलना है, इनमें से कितनों को बाहर किया बीजेपी ने उठाकर? नमस्ते गरिमा जी, आज एक विषादपूर्ण दिन है। आज भी वो जख्म जो लाखों लोगों ने झेले हैं इमरजेंसी के कारण वो फ्रेश है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, केवल 30 सेकंड का इजाजत मुझे दे और आप भी मेरे संग 30 सेकंड की शांति ऑब्जर्व करिए उन परिवारों के लिए जिसको इसकी प्रताड़ना। ये नौटंकी बंद करो भाई। मणिपुर में जो लोग मरे उनके लिए भी शांति रखवा लेते पार्लियामेंट के अंदर जरा। नहीं, प्लीज, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड, सेंसिबल वन, प्लीज, वेरी मच रिक्वेस्टेड। तुहिन सिन्हा, कैरी ऑन। देखिए गरिमा जी, आज इन्होंने 30 सेकंड का मैंने आग्रह किया कि आप शांति ऑब्जर्व करिए, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज भी इमरजेंसी की मानसिकता से उभर नहीं पाई है। 50 साल पहले ये लोग इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में भरते थे, जबरन नसबंदी करते थे, और आज यहां पर धौंस दिखा रहे हैं, नकली बातें करते हैं। गरिमा जी, आप रोज जो है सरकार का विरोध करती हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप यही काम 75 या 76 में कर रही होती तो क्या आप कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह और केआर मलकानी की तरह स्टूडियो में होती या जेल में होती? तो कहां है ये इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी? ये जो हवा बनाकर रखे हैं, ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, कहीं कोई अघोषित इमरजेंसी नहीं है। अगर आप जुडिशरी की बात करें, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था कि कोई इस देश में इमरजेंसी को चैलेंज ही नहीं कर सकता था कोर्ट में। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था कि कोई इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज ही नहीं कर सकता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित कर सकते थे और कोर्ट को अधिकार नहीं था कि उस पर जुडिशियल ओवरसाइट भी करे। तो आज भी इक्विवेलेंस ड्रॉ करती है, किसी ने कोई कहीं कोई बयान दे देता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, नहीं, आज भी सुप्रीम कोर्ट जिन बातों पर बीजेपी को फटकार लगाता है, बीजेपी रुक जाती है क्या? गरिमा जी, आज भी उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, अरुणाचल प्रदेश में आपको सरकार तोड़ने पर अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप मेरी बात को ही सिद्ध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को आज अधिकार है कि वो सरकार को फटकार लगा सकती है। रुक जाते हैं क्या? तो ये दिखाता है कि आज जुडिशरी जो है, आज जुडिशरी क्या भाई, उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, 7 विधायकों ने बगावत की, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत फ्लोर टेस्ट पर साबित होगा बहुमत। हरीश रावत की सरकार दोबारा वापस लौटी। इंग्लिश में तो सरकारें तोड़ने फोड़ने का काम करती है ना बीजेपी। इंग्लिश में एक टर्म है फॉल्स इक्विवेलेंस। तो आप बात बात पर ये नकली समानक मत जोड़िए, कहीं से कोई जो है ना इक्विवेलेंस मत जोड़िए। दो बातें बिल्कुल अलग है। मैंने आपको 3 डरावने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताए। अगर आपको उससे 10% डरावना भी कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिखता है पिछले 11 वर्षों में, तब ये बातें कहिए कि अघोषित इमरजेंसी। अरे भाई, खुलेआम कह रहे थे अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, समानक मत जोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुहिन सिन्हा खुलेआम कह रहे थे, मैंने पहला सवाल यही पूछा। तो खुलेआम बीजेपी के नेता कहते हुए पाए गए कि 272 नहीं 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। चाहती थी बीजेपी ये संविधान बदल देंगे? अगर नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए उसका अर्थ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से था। अगर आप गैर जिम्मेदार बयानों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको राहुल गांधी को पकड़ना चाहिए। तो अगर ये गैर जिम्मेदार बयान थे, बीजेपी ने कितनों को बाहर निकाला? आप हमारी नहीं देखिए, बीजेपी ने इनमें से कितनों को बाहर निकाला? आप बीच में मत टोकिए, या तो आप ही बोलिए। बिल्कुल नहीं।
ये अगर गैर serious जिम्मेदार विषय थे इसमें आप अनंत बीच में हेगड़े बोलते हैं। के, आप ज्योति अगर मिर्धा तो के राहुल गांधी बयान, को क्यों नहीं कांग्रेस निकाल रही है? तो बाहर निकाल देते ना। अगर आप इंडिविजुअल बयान को अब पकड़ेंगे तो फिर आपको जो है राहुल गांधी के बयानों की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी के संदर्भ में, इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में रोज झूठ फैलाता है, रोज भ्रम फैलाता है, कांग्रेस उसे बाहर क्यों नहीं कर रही है? नहीं तो इलेक्शन individual कमीशन बयानों पर मत संवैधानिक जाइए। संस्था आज है, आप बड़ा उसमें focus निष्पक्षता रखिए, की ये बड़ा इंश्योरिटी serious आपको विषय देनी है। थी। आपको सीजेआई को शामिल करना था, आपको बताना था हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कही जो आज 100 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बदलना, वो आपकी गलती है, आपकी समझ की गलती है। अरे भाई, ऐसे आपके गैर-जिम्मेदार आराध्य, बयान तो रोज अच्छा, राहुल तोहेन गांधी सिन्हा, देते हैं। तोहेन विदेश सिन्हा। में जाकर कहते हैं, तोहेन। विदेश में जाकर कहते हैं कि आपको आना होगा हमारे देश में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए। नहीं, सुनिए तो ना आप एक सेकंड। कांग्रेस से भी कहिए कि राहुल गांधी को निकाले। सुनिए तो सही, आपके आराध्य जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश झुकाते हैं, वीडी सावरकर, ही कोटेड, ही सेड देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ है ही नहीं भारतीय का, भारतीयों का भारतीय संविधान में। तो आप खारिज कीजिए वीडी सावरकर जो कह रहे थे मैं बता संविधान रहा को हूं क्यों लेकर। कहा था। जो उसको सुधार की आवश्यकता थी वो हमने की। आर्टिकल 370 जो था, जहां जहां खामियां थी संविधान में, वो हमने बदला। आर्टिकल 370 जिसके वजह से कश्मीर का विलय नहीं हो पाया था भारत के साथ संपूर्ण विलय, वो हमने कराया। तो जहां जहां खामियां थी, पहली बार विमेन रिजर्वेशन का इस देश में हम ही ला रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम ही ने लाया। तो जहां जहां खामियां थी उसको हमने सुधारा, उसको हमने बदला। लेकिन इसका और इस अर्थ पूरी कदापि ये प्रक्रिया नहीं है में कि हम विपक्ष को कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर नहीं मानते 150 हैं, सांसदों को कॉन्स्टिट्यूशन बाहर के फेंक प्रति। देते हैं। तो इन सेना, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ ना इस देश में। तो अगर अनुशासनहीनता करेंगे, अगर आपको ये भी याद होगा कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर व्यवहार की बात करें, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब रफाल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था 2019 जनवरी में, उस समय एक महिला डिफेंस मिनिस्टर के सामने, आपको याद है राहुल गांधी ने क्या किया था? मतलब कनखी नहीं, ये मार जो रहे थे, 150 वो उड़ा रहे सांसद थे इस पर फ्लाइट, वो तो उड़ा आप नहीं दे पाएंगे इस बात का जवाब। आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि संसद में सुरक्षा की चूक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष के 150 सांसद उठाकर बाहर फेंक दिए गए हैं। तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर संसद very bad के of you, अंदर Tuhin. गरिमा नहीं मेंटेन कर पाते हैं That's लोग, very bad of तो you, फिर Tuhin. उनको You have बाहर to किया take जाए। you have to take your words back. That's very bad of you. क्या, कौन सा शब्द? ये क्या कौन सा होता है? शब्द? पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्स कौन दैट? सा शब्द? पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्या होता है ये? नहीं, तो आप कहीं से किसी भी, आप कोई भी विषय को कनेक्ट कर रही है। अरे बता अरे दीजिए जब ना, 150 serious सांसद विषय पर हो विपक्ष रहा के है, तो पहली individual बार सबसे हिस्ट्री पहले में तो पहली बार सस्पेंड हुए ना। सबसे पहले तो विपक्ष की आवाज दबा दी गई ना। नहीं, तो अगर संसद नहीं चलने देंगे, अगर संसद नहीं चलने देंगे तो क्या करें? अच्छा। उनके आगे गुहार करें। हाँ। आपने वो दृश्य देखे हैं, हाँ। टीएमसी के संसद में सांसद कूद जो जाएंगे हैं, दो वो लोग, मजाक दो उड़ा रहे लड़के। हैं, जो हमारे फिर सब कुछ ठीक और हो इस जाए। सुरक्षा सवाल पर इस सुरक्षा चूक पर सवाल ना पूछा जाए। खैर, लेकिन ये एके वाजपेयी, आप हर सवाल इतनी पूछिए। चिंता है संविधान की, 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस और तमाम और चीजें। हिंदू मुसलमान में संविधान की हत्या नहीं होती क्या? संविधान इजाजत देता है रोज हिंदू मुसलमान करो। देखिए, संविधान की हत्या तो हुई थी 75 में, उसमें कहाँ दो रहे हैं। बिल्कुल तो कोई डिनाई कांग्रेस वाले भी नहीं कर सकते। अभी उन्होंने भी माना कि हाँ कुछ गलतियां होंगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ, संविधान की हत्या एक बार नहीं हुई, 2 बार पहले भी इमरजेंसी लगी है। वो लगी किन कारणों से, वो अलग इशू है। 65 के युद्ध हुआ था तब भी लगी थी, 71 में हुआ तब भी लगी, ये तीसरी बार लगी थी। अच्छा, और उसमें क्या क्या हुआ था, जैसा आपने बताया, मैंने तो देखी ही सारी चीजें। खाली टॉप के जो लीडर थे किसी भी पार्टी को, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे उस वक्त जनता पार्टी थी, उन सबके सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ के आगे चलिए, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टूडेंट लीडर थे, चाहे वो जेतली साहब थे, चाहे सीताराम येचुरी थे, बाकी सब लोगों को जेल में डाला। और जेल में डाला ही नहीं, यात्राएं भी दी, सूखी रोटी भी मिली खाने को। मुझे ना रोटी के अलावा दो तो केरला के 2 लोग थे मेरे ख्याल से। एक तो ये विनोद शर्मा जी बैठे, इनको ज्यादा जानकारी होगी। एक कप्पन थे कोई, या राजन थे, वो यात्राओं के कारण मर गए थे बेचारे। तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों को, राजनाथ सिंह का आपने बताया ही अभी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो भयानक दृश्य था वो ये था कि नसबंदी कराई जाती थी। और संजय गांधी और बंसीलाल, ये दोनों का ग्रुप था बड़ा भारी।
और उसमें टारगेट फिक्स कर दिया कि हर महीने हर एम्प्लॉय को 50 केस लेके आने। तो वो क्या करते थे, जो साइकिल पर लड़का जा रहा है उसी की नसबंदी कर दी और अपना डाटा एंट्री कर ली। तो ये कितना अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार को भूला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भूला जा सकता ए.के. वाजपेयी। तो लेकिन खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करें, वो संविधान का सम्मान करते हैं क्या? हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री कब कर रहे हैं? मंगल सूत्र छीन कर ले जाएंगे, घुसपैठियों में बांट देगी कांग्रेस, मुसलमानों को बांट देगी। एक सेकंड, पॉलिटिकल रैली के बयानों पे न जाइए प्लीज। मतलब संविधान ये सरकार बैठे हुए व्यक्ति देखो, बयानों से संवैधानिक संकट नहीं होता है। आई एम सॉरी, ये बताइए कि ये सरकार संविधान से 11 साल से काम कर रही है कि नहीं कर रही? कौन सा ऐसा काम किया है जो संविधान के विपरीत में है? आरटीआई को कोलैप्स कर दिया। ये जो एक अधिकार मिला था लोगों को, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे जाने का, हमने खत्म कर दिया क्या? आरटीआई एक्ट इज इन एग्जिस्टेंस, सर्टेन प्रोविजंस आर अमेंडेड, दैट्स ऑल। तो अमेंडमेंट करने की तो पावर होती है। और अमेंडमेंट में अगर किसी की व्यक्तिगत जानकारी है, भले ही देश हित में हो, लेकिन वो जानकारी साझा नहीं होगी। भाई सुरेश कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया, उसकी पर्सनल जानकारी है, उसे हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि सुरेश कलमाड़ी की पर्सनल जानकारी है, सामने नहीं आएगा कुछ। सरकार का इतना बड़ा पैराफर्नीलिया किस लिए बना हुआ है? हाँ। ये इसीलिए बना हुआ है कि कहाँ कौन सी चीज ठीक हो सकती है और ज्यादा दुरुस्त हो सकती है, हाँ। या कौन सी चीज सरकार को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं। लेकिन आप इमरजेंसी से कैसे डिक्लेयर कर दोगे? अभी हमारे साथी बार बार कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये अनडिक्लेयर्ड क्या होता है भाई? चुनाव आयोग तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ना, वो दूसरा रास्ता दरअसल चुन लिया गया क्या भाई? पहले चुनावी सीईसी की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैबिनेट करती थी, सबको पता था खुलेआम कैबिनेट करती है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं। आज कानून बनाकर ये बैकडोर से चुनाव आयोग को अपने हत्थे ले लिया गया। ये क्या बात हुई? हाँ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें ही लिखा था, उसी में पैरा पढ़िए, लास्ट पैरा, उसमें लिखा है कि फॉर द टाइम बीइंग ये अरेंजमेंट है, सरकार अपने अमेंडमेंट करके कानून बना सकती है, तो लिखा था उसमें। और जब चिराग पासवान को भी विरोध में उतरना पड़ गया, वो संविधान को सम्मान था वो संविधान का कि भाई लेटरल एंट्री निकाल दो, आरक्षण ना देना पड़े। देखिए ये इरेगुलरिटीज हैं, हम इसीलिए विरोध में या इंटेंशनल है। इमरजेंसी एक तरफ है, इतना बड़ा भारी पत्थर, और एक तरफ छोटी मोटी इरेगुलरिटीज हैं, आप दोनों को कंपेयर कर लोगे क्या? आई एम सॉरी। ए.के. वाजपेयी आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि भाई पहले अगर वो पत्थर पानी में, समंदर में फेंका गया, नदी में, बहुत आवाज हुई। आज छोटे छोटे पत्थर फेंककर ये जो ट्रायल बलून उड़ाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग हत्थे में कर लिया, ईडी सीबीआई पीछे लगा दिया, आरटीआई का कानून ध्वस्त कर दिया, ये सब छोटे छोटे प्रयास। इलेक्शन कमीशन में कौन होगा कौन नहीं बैठेगा, ये सरकार का ही काम है। कोई भी सरकार होगी उसी का काम है। अच्छा। लेकिन इमरजेंसी लगाना वो दिक्कत वाली बात हुई है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकेंड, और जो पुरखों ने काले कारनामे किए ना, माफ करना, वो आने वाली पीढ़ी या जो प्रेजेंट पीढ़ी है उसको भुगतना पड़ता है। यानी आज की तारीख के अगर कोई काले कारनामे हैं, मैं नहीं कह रही कि हैं, अगर हैं तो वो आगे जाकर नहीं, आपको गिनाना पड़ेगा कौन सा काला कारनामा। इस संविधान के खिलाफ इस सरकार ने कौन सा काम किया है, ये आप गिनाइए और डिबेट करके कंक्लूड करिए कि हाँ इस सरकार ने ये काला काम किया। ये खरीद फरोख्त से विधायकों को तोड़ लेना, एक केस बताइए, सरकार बना लेना। अरे भाई उत्तराखंड में, एक केस बताइए, और अभी ताजा उदाहरण देता हूं। नहीं, एक सेकंड, ए.के. वाजपेयी, एक सेकंड रुकिए। 2016 में कांग्रेस की सरकार बनी, हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहुमत परीक्षण हुआ, जो बड़ी जल्दी में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया, बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता, फ्लोर टेस्ट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधायक अयोग्य घोषित नहीं होते, सरकार बन गई थी बीजेपी। मैं जवाब देता हूं उसमें एसआर बोमई का केस एस्टेब्लिश्ड है कि फ्लोर टेस्ट पे डिसाइड होगा। अगर गवर्नर ने कोई गलती की है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाचा तो भगत सिंह कोश्यारी को भी मारा। से कंपेयर कर लोगे आप क्या? अच्छा, मतलब सवाल इस बात गिराना, आपका टॉपिक यही है। और नंबर टू सरकार ने कब फरोख्त की है उसका कोई एग्जांपल दीजिए, कोई केस दीजिए, कोई केस रजिस्टर्ड हो, कोई कन्विक्शन हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, बताइए मुझे आप। अच्छा, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया पीढ़ियों से कांग्रेस में रहने के बाद कैबिनेट मंत्री और नेताओं के वॉलंटरी एक्ट को भी आप उससे जोड़ दोगे। वॉलंटरी है, ठीक है, मैंने मान लिया, ये नेताओं की फ्रीडम है। ए.के. वाजपेयी मान लिया मैंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाचे जो लगे और लगते गए, 2014 में लगा, 16 में लगा, फिर 18 में कर्नाटका में लगा, फिर 18 में मध्य प्रदेश में लगा, और फिर 19 में महाराष्ट्र में लग गया।
इसका जवाब बड़ा सीधा सा अब मनोज सिंह काका, ठीक है सर, मनोज सिंह काका, संविधान रक्षा दिवस तो आप भी मना रहे हैं, संविधान का सम्मान और सुरक्षा की चिंता तो आपको भी है, तो 50 साल पहले गलत तो हुआ। इसको बंद कर दें। गरिमा, बहुत सही बात है और बिल्कुल हम तो, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने स्पष्ट करा है और आप जानती हैं और सब लोग जितने साथी बैठे होंगे, वाजपेयी सर भी कम से कम इन बातों से तो सहमत होंगे कि 1975 के इमरजेंसी आपातकाल में भी समाजवादी लोग विरोध में थे, जो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन उसके बरक्स जो आज अघोषित इमरजेंसी है उसमें भी समाजवादी लोग उसका भी पुरजोर मुखालफत करते हैं। अब घोषित अघोषित इमरजेंसी कैसे है इसको मैं साबित कर रहा हूं। घोषित इमरजेंसी यही है कि आपके मूलभूत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। आप जैसे जो ओजस्वी और जो मुखर जो पत्रकार होता है, जो अपने पत्रकारी धर्म का निर्वहन करता है, उसको बंद कर दिया जा रहा है। आज ही आप, अगर आपने तीखे सवाल पूछ लिए तो बीजेपी के साथी ने कहा कि आप कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर ले रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में नमक भात का एक हमारे साथी थे, पवन पत्रकार था मिर्जापुर का, उसने नमक भात वाली और नमक रोटी वाली उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की खबर दिखा दी, सरकार ने उसे जेल भेज दी। मोहम्मद खालिद से लेकर के प्रोफेसर आजम खान साहब से लेकर के उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे लोग हैं जो बिना किसी गुनाह के उत्तर प्रदेश के जेलों में ठूसे गए हैं। और कौन भूल सकता है प्रोफेसर स्टेन स्वामी को, 84 साल का एक व्यक्ति जिसके हाथ हिल रहे थे जमानत के लिए, और जो एक निहायत एक समाजवादी व्यक्ति और जो एक सामाजिक व्यक्ति था, उसको इस सरकार ने जेल में मार डाला, 84 साल के व्यक्ति को। ये कौन भूल सकता। बीजेपी के साथी बात कर रहे थे कि अनुशासनहीनता की, अनुशासनहीनता आपको अपने सांसद में नजर आई कि नहीं, जिसने देश के सर्वोच्च सदन में भेड़ुआ, कटवा, आतंकवादी जैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उसको आपने कितने दिनों के लिए बर्खास्त करा। तो जो इस देश में चल रहा है, क्या लोकतंत्र की लूट चंडीगढ़ में नहीं हुई? क्या इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि जितने वोट लोकसभा के चुनाव में पड़े उससे 5,38,000 वोट ज्यादा गिने गए? तो वो 5,38,000 वोट किसके लिए गिने गए? क्या इस देश में उन सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से निकाला जिन लोगों ने यह बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे? तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल करके मनुवाद या मनुस्मृति लागू करना चाहती है? बड़े पत्थर को एक पहाड़ के बड़े लैंडस्लाइड को मनोज कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है छोटे छोटे पत्थरों से। ये बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों से कंपैरिजन करना हुआ क्या? देखिए, आपको पूरा हक है कि उसको आप बड़ा इसको होता, लेकिन जो आज जो है वो तो 2 साल की थी, आज 11 साल से चल रही। वो कौन लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं कि 2014 में ही आजादी मिली और भारतीय जनता पार्टी उन्हें सदन में भेज देती है, उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा दे देती है? इस देश में और उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे लोग हैं। आरटीआई का आपने नाम लिया, आरटीआई के उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई हैं। आज हमसे खुद एक आरटीआई का एक्टिविस्ट गाजीपुर के मोहम्मद खालिद मिलने आए थे, उनको 2011 में गोली मारी गई है। तो कौन वो लोग हैं? वो जानना चाह रहे हैं कि अब तो ज्यादा चल रही है और ज्यादा भयावह है। लेकिन इसमें आपको बोलने की भी आजादी नहीं है, सच कहने की भी। इंदिरा गांधी को लेकर अगर कांग्रेस ये क्लेम करती है कि इमरजेंसी पर तो परीक्षण हो गया, इमरजेंसी के बाद 353 सीटों पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी जीत कर आ गई, तो बीजेपी भी 11 साल से सत्ता में है ना। विनोद जी, सर ये कौन तय करेगा कि नहीं? मैं खत्म कर रहा हूं, चंद सेकंड दीजिए, चंद सेकंड प्लीज। देखिए, कभी भी सिर्फ चुनाव जीतना ही वो उसके काले कारनामे का और उस धब्बे को खत्म नहीं किया जा सकता। हम उसके भी विरोध में थे, हम आज के भी विरोध में हैं। लोकतंत्र के माने हैं कि आम जनमानस का समता मूलक और पंथ निरपेक्ष स्वभाव और वो मूल्य बचे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं बचे हैं तो लोकतंत्र के मायनों का पालन नहीं किया जा रहा और संविधान का सबसे ज्यादा विरोध सदाशिव गोलवलकर ने कहा, जो ये कहा कि भारतीय संविधान पश्चिमी संविधानों का नकल है। लेट मी प्रोसीड प्लीज। विनोद जी, अब ये कौन तय करेगा तब संविधान की हत्या हुई या अब संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं? वो 21 महीने, ये 11 साल बरक्स जो बनाने की कोशिश है, कौन तय करेगा और कैसे? देखिए, ऐसा है, वो वक्त अलग था। वाजपेयी जी कहते हैं इन्होंने अपनी आंखों से इमरजेंसी देखी है। मुझे नहीं पता है इनकी क्या उम्र थी उस वक्त। मैं 20 बरस का था, 21 बरस का, और अमृतसर से मैं दिल्ली आया था। माय फादर बड़े स्टॉन्च कांग्रेसमैन थे। सर की आवाज वो जबरदस्ती मुझे ले आए
और कहने लगे कि मुझे रामलीला मैदान में जाके जेपी के डब्बे में 50 रुपए डालने हैं। मैंने वो इमरजेंसी देखी है और उसके खिलाफ जो कश्मकश है वो भी देखी है। उस जमाने के नेता भी देखे हैं और इनके नेता, जो इनकी पार्टी के नेता वाजपेयी जी के, उस वक्त थोड़े बड़े हो रहे थे और चंद्रशेखर जी के काफी भक्त हुआ करते थे। वही चंद्रशेखर जिसने मना कर दिया मंत्री बनने से, जेल चला गया। आज कितने हैं, मैं पूछूं इन लोगों से, बैठे हुए नेतागण, कितने हैं जो मंत्री पद मना करके जेल चले जाएंगे और कितने हैं जो जेल के डर से मंत्री बन के बैठे हुए हैं? बता दें। देखिए, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हमको अपनी एनालिसिस सही करनी चाहिए। इमरजेंसी वॉज अ मेजर ब्लंडर। इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड पे काला धब्बा था, उसमें दो राय नहीं है। हमने देखी है वो इमरजेंसी, जहां पर तख्ती लगी होती थी कॉफी हाउस में, यहां पर राजनीतिक चर्चा वर्जित है, हमने देखी है। और हमने ये समय भी देख रहे हैं कि जब सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, नेता लोग सवाल नहीं पूछ रहे, डर के मारे सवाल नहीं पूछ रहे, जो राइट्स मिले हुए हैं हमको वो वापस लिए जा रहे हैं। मैं तुहिन सिन्हा साहब को बड़ा पॉलिश्ड और बड़ा एटिकेट वाला, इनका डिबेट का एटिकेट इनके पास है। हाँ, लेकिन आज ये विचलित हो गए, भटक गए। अच्छा नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी दैट दिस हैपेंड इन अ डिबेट which I am participating. देखिए, आप you cannot brand a person. मैं आपको ओपनली बोलता हूं कि I believe that the founding principles of a political party, जिसका नाम कांग्रेस था, वो मेरी नजर में बाहैसियत वोटर और सिटीजन, they are the best founding principles to govern my country. और आज मैं रोज देखता हूं the spirit of the constitution is violated each time you other the Muslims. ये वाजपेयी जी की पार्टी तो बड़ी प्रबल समर्थक है माइनॉरिटीज की। बड़ा, और इनका जो चिराग है, जो रामविलास जी का बेटा है, हमारे मित्र थे रामविलास जी, वो भी मजबूती से इस बात पे है। तो इसका एनालिसिस सर, क्या अब इमरजेंसी का एनालिसिस हम आज कर रहे हैं 50 साल बाद प्याज के छिलकों की तरह? इसका एनालिसिस तब होगा जब रूलिंग डिस्पेंसेशन सत्ता में नहीं होगा। इंदिरा गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड क्योंकि उसने यशपाल कपूर को इस्तेमाल किया था अपने इलेक्शन में। एब्सोल्युटली, यही चार्ज जो था वो प्रूव हुआ था, इसी पे डिस्क्वालिफाई हो गई थी। आज के दिन बता दें जो लोग रूलिंग पार्टी के साथ है कि आज के दिन ऐसा नहीं होता क्या? प्रधानमंत्री ने अगर चुनावी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया, सर होता है कि नहीं होलसेल? तो प्रधानमंत्री डिस्क्वालिफाई कर रहे हो। हमको सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ सिन्हा साहब, आपने विरोधी की गलती से सीखना ही राजनीति है। ठीक है सर। सतीश के सिंह सर, ये सत्ता का चरित्र यही है क्या कि जिसे सत्ता मिलती है वो फैल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ताक पर रख देता है, डिमोलिश कर देता है सारी वैल्यूज को? चरित्र यही है क्या सर? वो इमरजेंसी इंदिरा गांधी की रही हो या आज अगर विपक्षी कह रहे हैं कि अभी भी अघोषित इमरजेंसी है? देखिए, आप जो अगर आज के डेट में जिस तरह की पहले इमरजेंसी में ज्यादतियां हुई, निश्चित रूप से ही काला धब्बा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन आज अगर अघोषित आपातकाल का मात्र अगर ये आरोप भी लगता है तो ये बहुत गंभीर है। मैं दरअसल बताऊं आपको, जो मैं समझता हूं, संविधान और झंडा को लेकर के, तुहिन जी सुने तो अच्छा रहेगा, आरएसएस परिवार का शुरू में भारी विरोध रहा है संविधान को लेकर और झंडा को लेकर। लेकिन संविधान वो अभी भी इनके एजेंडा पे है कि उसमें बदलाव करना, पूरा बदल देना है, अमेंडमेंट से बदलना है, क्या करना है, ये है इनके एजेंडा पर। बहुत कुछ ये लगा 24 के चुनाव से पहले कि ये हो सकता है। तो उसके बाद जो ये दुखती रंग है कांग्रेस का, ये जब इनके ऊपर आरोप लगा तो ये पलटवार में उसको छुपाने के लिए इस तरह का ये करते हैं, ये भी उतना ही सच है। दरअसल संविधान और ज्यादती दोनों में आपको थोड़ा अंतर करके देखना पड़ेगा। अगर जनमत के आधार पर देखें
सिर्फ जनमत के आधार पर देखें तो इमरजेंसी को तो देश के लोगों ने माफ कर दिया। 5 सरकारें कांग्रेस की बनवाई, 5 सरकारें उसके बाद बनवाई, है ना, मिलके या अलग अपने अपने। तो बात यह है कि जनमत के आधार पर तो आप किसी में कोई दोषी नहीं निकाल सकते। वैसे तो मोदी जी 11 साल से हैं, लेकिन अगर चुनाव पे आपके ढांचे पर, आपके व्यवहार पर, आपके आरटीआई पर, आपके प्रेस पर अगर सवाल उठे तो बात वही आती है कि उस इमरजेंसी में 1975 वाले में बहुत ज्यादतियां हुई, छोटा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन एक चीज मैं अंत में कह के खत्म करता हूं अपनी बात कि उस समय इंदिरा गांधी जब लौटी तो उनके बड़े बड़े नेताओं ने उसके लिए माफी मांगी, इस बात को स्वीकार किया। अच्छा सर, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए सर, मौजूदा सत्ता ने क्या कोई अपनी 11 साल में गलती मानी? ठीक है सर, मुझे बहुत संक्षेप में ये बता दीजिए, संविधान पर खतरा तब था, तब ज्यादा था या अब ज्यादा है? तब 21 महीने थे या अब ज्यादा खतरा है? बहुत संक्षेप में सर बता दीजिए, वाइंड अप कर दीजिए। देखिए अंतर है बस एक लाइन में। उस समय तो संविधान खत्म हो गया, संसद नहीं उसको भंग किया गया था। ये गलत आप बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। और अभी भी खतरा है, हम ज्यादा और अंतर नहीं। मैं कहूं कि मैं एकदम पाक साफ हूं, मैं अपना कुछ दिखाऊंगा ना, वो घोषित था, अब शायद वो अब दूसरे ढंग से हो। तो घोषित तो संविधान का बद्ध था ही, और अभी हो सकता है कि अघोषित हो। अच्छा ठीक है, लेकिन ये अब 50 साल बाद उठती है, लेकिन 50 साल बाद एनालिसिस होना चाहिए, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे सीखा क्या गया? या फिर सत्ता का चरित्र यही है कि जो आएगा वो संविधान को ताक पर रखेगा और अपनी हाकमी सत्ता की चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल में इतना है। एक दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? एक दफा रोग दफा एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कोटक 811 डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर स्कैन, मक्खन। कोटक 811 एफडीज, लोन्स, कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स सब। सुपर ओवर में बुमराह की यॉर्कर ने तो गेम ही बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से तू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। सप्लीमेंट सर, नो इट ऑल वाले इन्वेस्टर्स के लिए, नो नथिंग वाले इन्वेस्टर्स के लिए, एंजल वन फॉर एवरीवन। 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। एंजल वन फॉर एवरीवन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तेरे सपने मेरी आँखों में खिले। कंधों से ऑफिस चल जाएगा, पैरों से आपका सपना चलाऊंगी माँ। तेरी उड़ान का दिल से बुनी, रिश्तों से जुड़ी पिंक लेगिंग्स, वर्क पिंक प्ले। Graphicera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphicera, transforming dreams into reality. सबके सपनों के लिए मैंने है जिम्मेदारी, हर मुश्किल से प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम हर रोज। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं। लिफ्ट प्योर सरीनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। लिफ्ट प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। Finally, we're meeting after all these years. Right on schedule. So, what beast are you driving these days? High-tech SUV. You? Something quiet and intelligent. And you? Tough
and adventurous. Still copying me, huh? What can I say? Even your Grand Vitara has good taste. Two technologies. Endless possibilities. Grand Vitara Strong Hybrid. All grip select driven by tech. असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिन जगह लिखते हैं। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपातकाल लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक। खड़गे ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा प्रणाली में किया महत्वपूर्ण बदलाव। 2026 से 10वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में होंगी 2 बार। पहली अनिवार्य, दूसरी ऑप्शनल। छात्रों पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया कदम। अंतरिक्ष के रास्ते से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश। बोले, 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं, आप सब मेरे साथ। Presented by Ace Group, launching Ace Verde at Yamuna Expressway. इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला नया चुनाव चिन्ह। बिहार में जन स्वराज को इलेक्शन कमीशन ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह किया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा रुमाली रोटी कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट अदाकारी के साथ। और ये रहा रुमाली रोटी। ये भी कोई शेफ है? स्पेशलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। मस्टर्ड ऑयल के लिए भरोसा करिए सिर्फ पी मार्क पर। द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। हेलो, हाँ बेबी, ड्रेस ले लो। ले लो। और डायमंड रिंग 2 ले लो। भाई साहब, ये फोन किसका है? लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लाइफ संभालो, रश लूडो ऐप डालो, लाखों तक पालो। डाउनलोड नाउ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के